चैप्टर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी का यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी यानी हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी। क्या वो डेवलपिंग थी, क्या वो बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई थी, क्या वो विकासशील थी, क्या वह स्टैग्नेंट थी, स्टैग्नेंट मतलब रुकी हुई थी, या फिर वाइब्रेंट थी यानी थोड़ी गतिशील थी, कंपायन थी। तो हम इसके बारे में इसमें देखेंगे। तो हमें इससे पहले जानना ज़रूरी है कि ये वाइब्रेंट, स्टैग्नेंट, बैकवर्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी होती क्या है। तो देखो, पहले समझ लेते हैं कि ये बैकवर्ड इकोनॉमी यानी पिछड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, और डेवलपिंग इकोनॉमी कौन सी होती है यानी विकासशील, स्टैग्नेंट इकोनॉमी कौन सी होती है, और वाइब्रेंट यानी गतिशील अर्थव्यवस्था कौन सी होती है। तो देखो, सबसे पहले बैकवर्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ना, यानी जीवन का स्तर वो क्या हो, बहुत कम हो। लोग पॉवर्टी इसमें ज़्यादा हो। पॉवर्टी का मतलब क्या है, गरीबी। इस अर्थव्यवस्था में, इस देश में गरीबी ज़्यादा हो। इसमें लोगों की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय भी कम हो। इसमें इस देश की ग्रोथ यानी समृद्धि यानी विकास कम हो। इसे बोलते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। इसी के उलट डेवलपिंग इकोनॉमी कौन सी होती है। देखो, डेवलपिंग इकोनॉमी भी थोड़ी सी इसमें पॉवर्टी पाई जा सकती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ना, या फिर जीवन का स्तर बोलते हैं हिंदी में, ये दोनों कम हो, पॉवर्टी हो। लेकिन इसमें एक फ़र्क ये होगा कि इसमें ग्रोथ होगी। इसमें क्या हो रही होगी, ग्रोथ हो रही होगी। और जो थोड़ा थोड़ा इसमें पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही होगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही होगी। तो इसलिए डेवलपिंग इकोनॉमी बन जाती है। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो होती है गतिहीन, जो बिल्कुल जिसकी गति रुक गई हो, जिसमें लंबे समय तक कोई ग्रोथ या समृद्धि विकास हुआ ही ना हो। पर कैपिटा पॉवर्टी तो हो लेकिन लंबे समय तक ग्रोथ भी ना हुई हो, है ना, बिल्कुल इसकी ग्रोथ ही रुक गई हो, स्पीड ही रुक गई हो। और देखो, इसी के साथ साथ वाइब्रेंट इकोनॉमी यानी गतिशील अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, जिसमें ग्रोथ भी हो रही हो, जिसमें टेक्नोलॉजी भी न्यू आ रही हो, टेक्नोलॉजी चेंज भी हो रहा हो, देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा हो लोगों का, इसमें डायनामिक चेंजेस आ रहे हो, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो, यानी रोजगार का जो संरचना है, जिस तरह के रोजगार में लोग जा रहे हैं वो चेंज हो रहा हो, डायनामिक चेंजेस हो रहे हो, है ना, गतिशील अर्थव्यवस्था मतलब गति लग रही हो। तो जितनी भी आजकल की जो फास्ट ग्रोथ वाली कंट्रीज़ हैं, उसको आप गतिशील या अपनी वाइब्रेंट इकोनॉमी कह सकते हो। तो आपको पता लग गया कि ये चारों वर्ड्स में क्या अंतर है, ये एक नंबर में आ सकता है। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो देखो, इसके बाद हम समझते हैं कि 6 कोर एरियाज़ होते हैं इकोनॉमी के, यानी अर्थव्यवस्था जो होती है ना, उसके मुख्य क्षेत्र कौन से होते हैं। कृषि होता है, उद्योग होता है, विदेशी व्यापार होता है, देश में कैसी जनांकीय रूपरेखा है यानी कैसे लोग, मतलब कितने लोग हैं, कितनी मृत्यु दर है, कितनी जन्म दर है, व्यावसायिक संरचना क्या है, कितने लोग कृषि में लगे हुए हैं, कितने इंडस्ट्री में, और कितने सेवाओं में लगे हैं यानी सर्विस सेक्टर में लगे हैं। इन देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये मेनली 6 हैं। इंग्लिश में बोले तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, ये 6 क्षेत्र हैं। इसमें हमारा देश आज़ादी के समय, है ना, आज़ादी के टाइम पर यानी स्वतंत्रता के समय यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसा था, एग्रीकल्चर कैसा था, इंडस्ट्री कैसी थी, विदेशी व्यापार, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों में हमारा देश कैसा था, इसी के इर्द गिर्द हमारा ये चैप्टर घूमेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे देश की एग्रीकल्चर यानी कि कृषि कैसी थी आज़ादी के समय। तो हमारा जो एग्रीकल्चर था ना, उसका जो प्रोडक्शन था 1947 में, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। इतनी कम थी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1947 में हमारा गेहूं का उत्पादन पर हेक्टेयर केवल 660 केजी यानी 660 किलो एक हेक्टेयर खेत पर 660 पर केजी पर हेक्टेयर था, जो कि 2014-15 में बढ़कर कितना हो गया, 3000 केजी पर हेक्टेयर, है ना, कितना ज़्यादा बढ़ गया, 5 गुना। जबकि चावल का था 660 केजी पर हेक्टेयर, जो बढ़ के हो गया 2400 यानी 2400 केजी पर हेक्टेयर, मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। और इसी तरह जो प्रोडक्शन था 1947 के अराउंड, वो हमारा गेहूं का था यानी वीट का 60 लाख टन यानी 60 लाख टन, और चावल का था
220 लाख टन, जो बढ़ के हो गया गेहूं का 1000 लाख टन, और चावल का बढ़कर हो गया लगभग हमारा, वो भी हो गया 1000 लाख टन। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझो, तो जैसा कि हमारा पहला पॉइंट था प्रोडक्टिविटी, तो हमारा जो गेहूं का उत्पादन था ना, वीट का, वो 60 केजी पर हेक्टेयर था। एक हेक्टेयर के खेत पर केवल 60 किलो होता था 1947 में, जो कि 2014-15 में बढ़कर कितना हो गया 6, ये हो गया हमारा लगभग 3000 केजी एक हेक्टेयर पर। और राइस का कितना था, राइस का था ये हमारा 60, ये भी 660 था, ये भी 660 था केजी पर हेक्टेयर। ये भी बढ़कर कितना हो गया लगभग 2400 केजी पर हेक्टेयर, है ना। ठीक। दूसरा, इनका जो टोटल प्रोडक्शन था, गेहूं का था हमारा टोटल प्रोडक्शन 60 लाख टन 1947 में, और इसका था राइस का था लगभग 220 लाख टन। ये बढ़कर हो गया 2014-15 में 1000 लाख टन। ये बढ़कर हो गया, ये भी हो गया 1000 लाख टन। मतलब आपको मेनली डेटा अगर याद भी नहीं हो तो आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि दोनों का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक हेक्टेयर पर कितना हमारा टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। ये तो देखा जाए तो हमारा प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही आज़ादी के समय बहुत कम था, और आप आज की डेट में या 2014-15 के डेटा के हिसाब से देखें तो हमारा बहुत बढ़ गया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा वर्षा पर निर्भरता। हमारी जो एग्रीकल्चर थी आज़ादी के समय ज़्यादा से ज़्यादा किस पे निर्भर, रेन पर, बारिश पर। देखो, हमारी जो एग्रीकल्चर खेती थी वो रेन पर निर्भर थी। अगर बारिश अच्छी हो जाती थी तो प्रोडक्शन अच्छा हो जाता था, और बारिश अच्छी नहीं होती थी तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता था, ख़राब हो जाता था। तो अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ जाए तो सिंपल सा लिखना कि इफ़ रेन वाज गुड प्रोडक्शन वाज गुड, इफ़ रेन वाज नॉट गुड प्रोडक्शन वाज ऑल्सो नॉट गुड। इस तरह से 2-3 लाइनें लिखनी होती है। ठीक है। तो देखो, तीसरा पॉइंट है हमारा एक्सप्लॉयटेशन बाय ओनर ऑफ सॉइल, यानी जो भूमि के द्वारा जो भूमि के मालिक थे, या तो जो मालिक थे या जिन्हें मालिक अंग्रेज़ों ने बना दिया था उठा के, जमींदार वगैरह या जो भी बना दिया था, तो वो शोषण करते थे जो भूमि के, मतलब जो खेती करते थे ना, खेतीहर मजदूर जो होते थे उनका। तो ये जो ओनर थे ना, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था किसी भी तरह रेंट यानी लगान बोलते थे इसको, लगान ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करना। इनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता था कि जो हम एग्रीकल्चर है, खेत में हम कुछ इन्वेस्टमेंट करें, या खेत में कुछ हम योगदान दें, इसके इन्वेस्टमेंट में, निवेश में, कुछ भी इसमें कुछ करें। उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, किसी भी तरह लगान ज़्यादा से ज़्यादा वसूल कर लो। और इससे भी एक बड़ी बात कि उनका कोई भी हिस्सा शेयर नहीं होता था किसमें, क्रॉप के लागत में। मतलब जो खेती होती है ना, उसकी लागत जो लगती है, उसमें जितना भी पैसा लग रहा है, बोने में, बीज खरीदने में, खाद खरीदने में, कुछ भी, उसमें कोई शेयर नहीं होता था। लेकिन भाई साहब प्रोडक्शन में हिस्सा लेने आ जाते थे, यानी जो प्रोडक्शन हुआ उसमें तो ये हिस्सा लेने आ जाते थे जितने भी ओनर थे, जमींदार थे या जो भी थे। लेकिन जब ये क्रॉप का कॉस्ट होता था, खेती की जो लागत होती थी, उसमें इनका कोई भी हिस्सा नहीं होता था, ये अपना उसमें हिस्सा नहीं रखते थे। इसलिए जो भूमि के मजदूर, खेतीहर मजदूर होते थे ना, जो खेती करते थे, उनके पास सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन यानी उत्पादन बच पाता था जितना वो उनके सब्सिस्टेंस हो, यानी उनका जीवन निर्वाह हो। इंग्लिश में बोलते सब्सिस्टेंस और हिंदी में बोलते जीवन निर्वाह। केवल उनके जीवन निर्वाह के लिए उनके पास उत्पादन बच पाता था। तो अब एक बात बताओ, जब उनके पास केवल अपने जीने के लिए ही उत्पादन या गेहूँ चावल बचेंगे तो वो क्या मार्केट में बेचेंगे, और क्या अपने खेत को सही करने पे इन्वेस्ट करेंगे। तो जब खेत पे कोई आप निवेश नहीं करोगे, कुछ पैसा नहीं लगाओगे, तो वो तो और ख़राब होता चला जाएगा। अब देखो, तीसरा पॉइंट है इसमें कि हमारी जो जोते थी यानी खेत थे, वो स्मॉल थे और फ्रेगमेंटेड थे, बिखरे हुए थे। मान लो अगर एक किसान है, उसके 4 खेत हैं, तो एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, और छोटे छोटे खेत हैं, यानी कि एक ही जगह उसका बड़ा खेत हो जिसपे वो ट्रैक्टर वगैरह भी चला सके। अब एक बात बताओ, छोटे छोटे खेत होंगे, आने जाने में भी टाइम लगेगा, और उस पे ट्रैक्टर भी नहीं चला सकता, हल ही चलाना पड़ेगा। मज़दूर अगर मान लो यहाँ पर है, एक मज़दूर यहाँ है, फिर वो यहाँ जाएगा, फिर वो यहाँ जाएगा। कहने का मतलब है, इतना ज़्यादा अगर फ्रेगमेंटेड और बिखरे हुए जोत होते थे, इस कारण जो प्रोडक्शन होता था वो कम होता था, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता था, और मनी जो होती थी यानी कॉस्ट वो ज़्यादा आ जाती थी, और जिसके कारण जो प्रोडक्शन मशीनीकरण भी नहीं हो पाता था,
खेत का मशीनीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनाइजेशन। आपको पता है अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मशीनीकरण यानी मैकेनाइजेशन अपना खेत का करना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें यूज़ करनी पड़ेंगी। लेकिन मशीनों का प्रयोग तो तभी करोगे जब खेत बड़ा होगा। खेत तो छोटे छोटे, वो भी अलग अलग जगह पर पड़े हैं। तो इसका मतलब हमारी जो खेती थी, तो अब हम इससे क्या कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, हमारा क्या निष्कर्ष है। तो हमने 4 पॉइंट पढ़े। तो हमने देखा कि हमारी जो कृषि थी आज़ादी के समय या आज़ादी के टाइम पर कैसी थी। हमारी जो एग्रीकल्चर थी, खेती थी, वो उसकी लो प्रोडक्टिविटी थी, यानी उत्पादकता उसकी काफ़ी कम थी, उत्पादन बहुत कम था। वो वर्षा पर निर्भर थी। उसमें जो स्वामी होते थे भूमि के, वो शोषण करते थे खेती मजदूरों का। और हमारी चौथी चीज़, इसमें जो छोटे छोटे खेत थे और जगह जगह बिखरे हुए थे, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी। इसके बाद हमारा सामने आता है पॉइंट, फैक्टर्स कोजिंग बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे कृषि के पिछड़ेपन के आखिर कारण क्या थे। तो पहला पॉइंट था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। हमारा जो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो देखो जो पहला पॉइंट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी भू राजस्व प्रणाली। इसका मतलब ये था कि अंग्रेज़ों ने देखो कितनी अच्छी चाल चली, मतलब उनके हिसाब से अच्छी। उन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक ज़मींदार को सेट कर दिया। ये ब्रिटिशर्स है ना, ये ब्रिटिशर्स है, ये किसान है। यहाँ पर एक ज़मींदार सेट कर दिया। अब ये क्या करेगा, अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई तू हमें लाके ना फिक्स रेंट दे दियो। कैसा, कितना, फिक्स्ड। इनका परमानेंट इनको ओनर बना दिया कि आप लोग ओनर हो ज़मीन के और आप लाके हमें रेंट दोगे फिक्स्ड। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो किसान से कितना भी, एनी अमाउंट, आपकी मर्ज़ी है, कितना भी अमाउंट आप रेंट के रूप में लो। अब मान लो किसान का प्रोडक्शन 200 केजी गेहूं का हुआ, तो इसमें से मान लो 100 केजी तो अंग्रेज़ों को देना है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा होता था ऑलरेडी कि वो कम भी नहीं होता था, वो ज़्यादा ही होता था। तो 100 केजी इसको लेना है। अब ज़मींदार अपने हिस्से का भी लेगा 50 केजी या जितना 70 केजी, तो किसान के पास 30 केजी ही बच पाता था। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ आती है, प्रॉब्लम लगान लेने में भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम जब है जब कोई इन्वेस्टमेंट भी ना करना चाहे। ये लोग क्या करते थे ना ज़मींदार और ना ही ब्रिटिशर्स इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे खेती पर। और ये जो ज़मींदार होते थे ना, अपने आप को राजा समझने लगे थे, लग्जरियस लाइफ जीने लगे थे। लग्जरी लाइफ मतलब विलासितापूर्ण जीवन, मतलब मौज मस्ती, थोड़ा सा विलासितापूर्ण लग्जरी लाइफ। इनको लगता था कि अब तो हमारी मौज है, अब तो कुछ होएगा ही नहीं, कभी चेंज ही नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा सब कुछ। तो इस वजह से जो देश है ना, जो है खेती हमारी बेकार हो गई। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत बड़ा रीज़न था हमारे देश के खेती के पिछड़ेपन के लिए। और देखो दूसरा पॉइंट है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का व्यापारीकरण का मतलब होता है जब अब क्या हुआ, अंग्रेज़ जब आए ना, तो उन्होंने क्या करा, इंडिगो यानी एक नील की खेती होती थी जो ब्लीच करने के काम आता था यूरोप में। उसमें ना कपड़ों को रंगने के लिए एक इंडिगो नाम का एक तरह से वो था, नील था, तो उसकी खेती करवाई। अब क्या होता था, पहले यहाँ के जो किसान थे ना बेचारे, वो यहीं पर मतलब गेहूँ चावल उगाते थे और गेहूँ चावल ही अपना कंज्यूम कर लेते थे, कोई दिक्कत ही नहीं, अच्छा जीवन जी रहा था, भैंस का दूध और सब कुछ फ्रेश चीज़ें मिल रही थी। लेकिन दिक्कत क्या हुई, जब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आए, उन्होंने कहा जी इंडिगो उगाओ, इंडिगो, पैसे चाहे हमसे पहले ले लो, क्या दिक्कत है, एडवांस ले लो। एडवांस ले लिया इन्होंने, किसानों ने। अब भैया पहले तो क्या होता था, चावल गेहूँ उगा लेते थे, खा लेते थे। अब इंडिगो कहाँ ले आके बेचे, अंग्रेज़ों ने कह दिया इंडिगो में तुम्हारे नील में ये कमी है, वो कमी है, जो पैसे एडवांस दिए थे अब वो भी चुकाओ। तो यानी लोन के कर्जे में डूब जाते थे। इसे लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि कर्ज में डुबा भी देते थे लोन के एडवांस पेमेंट देकर, और अब फेस करनी पड़ती थी किसानों को बाजार की अनिश्चितताएं यानी अनसर्टेनिटी को भी फेस करना पड़ता था। तो देखा आपने कि हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर थी उसको किस तरीके से अंग्रेज़ों ने उसका मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया, यानी भू राजस्व प्रणाली को बनाया, ठीक। और दूसरा उसका एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन किया हमारे, और हमारी एग्रीकल्चर को इतना पीछे कर दिया जो कि एक टाइम पर बहुत अच्छी होती थी। हम खाद्यान्नों को उगाते थे, खाद्यान्न को उगाने के बाद हमारे पास सरप्लस भी होता था, यानी अधिशेष भी होता था, जिसे मार्केट में बेचा जा सकता था या विदेशों को निर्यात